राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे अपने खास बुलेटिन की और आज इस बुलेटिन में अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे हरियाणा की नायब सैनी सरकार के निवेश की। चूंकि प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग और मुलाकात कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी का प्रयास है कि हरियाणा में निवेशकों के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बनाया जाए ताकि प्रदेश में निवेश के साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिल सकें। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी से फरीदाबाद के सूरजकुंड में 20 देशों के राजदूतों ने मुलाकात की। सीएम नायब सैनी के साथ बैठक के दौरान अफ्रीकी देशों ने हरियाणा के कई उत्पादों और तकनीकी को लेकर रुचि दिखाई है। इस मीटिंग में अलग अलग विषय पर व्यापार से जुड़े मुद्दों पर डेलीगेशन से चर्चा हुई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस मुलाकात का आने वाले समय में हरियाणा के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों को फायदा होगा। वहीं निवेश को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने ही इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि लोकतंत्र में विपक्ष की वास्तविक भूमिका क्या होती है। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कांग्रेस नेता इसे भूल चुके हैं और इस प्रक्रिया में अपनी गरिमा भी खो चुके हैं। उन्होंने देश को किस स्थिति में छोड़ा। उनके लंबे शासनकाल के दौरान देश भ्रष्टाचार में डूबता गया और जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बता दें कि कांग्रेस नेता लगातार हरियाणा सरकार पर निवेश के नाम पर निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ना ही हरियाणा में कोई नया प्रोजेक्ट लगाया गया, ना ही प्रदेश में कोई निवेश आया। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी निवेश के बहाने सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का निवेश दूसरे राज्यों में जा रहा है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। निवेश के नाम पर कब तक होगी सियासत? हरियाणा में निवेश पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष की मजबूरी है। हरियाणा में निवेश पर सियासी नोकझोंक क्यों है? हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहा है, अब कभी खाली है? हरियाणा में कोई राहत नहीं गई, हरियाणा की कोई उसमें वो नहीं दिया गया बजट में, कोई चर्चा ही नहीं है हरियाणा की। फ्री देते तो हम सोचते हाँ भाई कुछ राहत दी है, कहीं भी किसी को राहत देने का कोई भी एक कदम बजट में नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आएगी? हरियाणा में तो कोई आ नहीं रही। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति निवेश में नंबर 1 का प्रदेश था, अब तो उसको जिक्र ही नहीं। सब जानते हैं जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा कानून व्यवस्था की अपनी पहचान हरियाणा की थी। हरियाणा शांति प्रिय खुशहाल प्रदेश था। सारे गैंगस्टर हरियाणा छोड़ के चले गए थे और इसीलिए निवेश में हरियाणा नंबर 1 बना था। आज निवेश तो नोएडा में जा रहा है और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर हरियाणा में आ रहे हैं। बडोली जी बताएं। और यही नहीं, बडोली जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि भाई हमारे तो जो बच्चों की प्रश्न उनसे पूछा गया कि HPSC में सारे बाहर के बच्चे लग रहे हैं, तो कह रहा है मेरिट पे क्योंकि सारे भारत देश के बच्चे इसलिए लगेंगे। क्या किसी और प्रदेश के कोई भाजपा के मुख्यमंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता ये जवाब देंगे? क्या यूपी वाले मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि भाई यूपी में बाहर के बच्चे लगें? मैं यहाँ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो विपक्ष के नेता रहे हैं। उनके जीवन को कांग्रेस ने पढ़ना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। शायद ये भूल चुके हैं, अपनी मर्यादा मान मर्यादा भूल चुके हैं, परंतु जो विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, मोदी जी ने 11 वर्ष शासन किया। कांग्रेस को जो मोदी जी को समय मिला, कांग्रेस को 5 गुना ज्यादा समय मिला। 5 गुना मिला ना, 55 साल मिला। मोदी जी से 5 गुना ज्यादा समय शासन करने का कांग्रेस पार्टी को मिला। देश की क्या हालात किया? देश लगातार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसता चला गया। देश के अंदर जो विकास जिस गति से होना चाहिए था वो विकास की गति रुकी। मोदी जी ने जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का, मात्र 11 वर्ष मिले।
11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर मात्र छोटे से कार्यकाल में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। ये बदनाम करने का काम करता है विदेशों में जाकर के। और मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष के साथियों को कि आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जिसको आपने अपमानित न किया। तो 20 देशों के राजदूतों से मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सैनी की हुई है। राजदूतों के साथ मुख्यमंत्री की 2 घंटे ये बैठक चली। निवेश को लेकर चिंतन और मंथन हुआ है। बैठक में व्यापार से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अफ्रीकी देशों ने हरियाणा के उत्पादों में रुचि दिखाई है। हरियाणा की तकनीक में भी अफ्रीकी देशों ने अपनी रुचि जाहिर की। हरियाणा के उद्योग व्यापार को इससे फायदा होगा, ये दावा मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। मिस्र, लीबिया, मोरक्को 20 देशों के राजदूतों के साथ चर्चा हुई। इसमें ट्यूनीशिया, लाइबेरिया, चाड भी शामिल हैं। साथ ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी इसमें शामिल है। इन देशों के साथ में चर्चा मुख्यमंत्री की हुई है। अंगोला, तंजानिया, केन्या, बुरुंडी, जिबूती, दक्षिण सूडान, ये तमाम जो देश हैं वो इनके राजदूत इस मीटिंग में शामिल रहे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। राम कुमार कटारिया इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राम कुमार जी, माफ कीजिएगा, राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। सुमित गौड़ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुमित गौड़ जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह है। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। 20 देश ऐसे हैं जिनके राजदूतों के साथ चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की। अफ्रीका के देश हैं। क्या कुछ रहा, क्या रणनीति है निवेश को लेकर? हरियाणा में आने वाले वक्त में इसका क्या वाकई फायदा होने जा रहा है? होगा तो कैसे होगा? क्या रोड मैप आपका है? पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका, राजकुमार जी। पराग जी नमस्कार जी। और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। और साथी जो सुमित गौड़ जी और जो दूसरे साथी ओमकार जी, उनको भी मेरा प्रणाम। सुमित जी, आप म्यूट कर लीजिए। अभी जब आपके पास आऊंगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। राजकुमार जी, आप बोलिए। जी, आज जो मीटिंग हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की, और फरीदाबाद में ये मेरे ख्याल सूरजकुंड में ही हुई है। और सूरजकुंड में जो है मेला भी लगा हुआ है। तो कल हम लोग भी वहां पे थे और जिस तरीके से अफ्रीकन देशों का जो इस सूरजकुंड मेले में भी जो रुझान दिखा, तो ये बड़ा अच्छा है व्यापार के लिए। और मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूं तो, कि पूरे देश के अंदर इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे होंगे कि किसी मतलब एक पूरे कॉन्टिनेंट के 20 देशों के साथ इकट्ठा किन्हीं राजदूत से जो बात कर रहे हैं, तो ये भी नायब जी के रिकॉर्ड में एक जो है वो दर्ज हो गया है, इतिहास ही दर्ज हो गया है कि इनकी जो मंशा है वो देखने लायक है कि हरियाणा का बजट आने वाला है। और हरियाणा के बजट के संदर्भ में जिस तरीके से घूम घूम करके पिछले 1.5-2 महीने में नायब जी ने जैसे नए साल में प्रवेश किया था, हमने सभी वर्गों से हम फीडबैक ले रहे थे। नायब जी ने खुद जाकर के फीडबैक लिया, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, सबसे, जो भी जो बजट के संदर्भ में जिन के ऊपर भी प्रभाव आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, किसान है। और इससे भी आगे बढ़ करके माननीय नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 20 देशों के राजदूतों से इकट्ठा मीटिंग करने की मंशा ये है कि वो हरियाणा को किन ऊंचाइयों के साथ लेके जाना चाहते हैं, किन ऊंचाइयों पे जो है ना उनको, उनकी सोच है कि हरियाणा की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने की जो इन्होंने शुरुआत की है, उसकी एक रूपरेखा वो तैयार करना चाहते थे। और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले बजट में हमारी जो ये जो नीति है, विदेशों से जो निवेश आता है, उसके संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लेना ही होगा। इसी कड़ी के अंदर इन्होंने अपना एक जो है प्रारूप रखा होगा।
और खासकर मैं बात करूं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश हैं उनको आज जो है व्यापार के संदर्भ में, क्योंकि नए रास्ते खुल रहे हैं, पूरी दुनिया एक जो है भूमंडलीकरण जिस तरीके से हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी हुई है, तो उसको देखते हुए आज सबसे बड़ी मार्केट बनने जा रही है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी बहुत है, उनकी जरूरतें हैं, और अभी वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है। तो अंडर डेवलपिंग कंट्री जिस तरीके से है तो उनकी अपनी जरूरतें हैं, तो हिंदुस्तान उनको क्या दे सकता है और वहां से हम क्या ले सकते हैं। जैसे मैं बात कहूं कि वहां से जो लकड़ी है और मिनरल्स है, जो ज्यादातर मिनरल्स जो है, चाहे आप सोने की बात करें, चाहे और जो महत्वपूर्ण खान है वहां पे, तो उसमें जो भारत का जो व्यापारी, और खासकर मैं कहूं कि हरियाणा के लोग बहुत सारे वहां पे खेती के लिए भी जा रहे हैं, लंबी लंबी लीज जो उन्होंने खेती के लिए भी ली है, और जो है मिनरल्स के लिए भी उन्होंने माइनिंग स्टार्ट की है वहां पे जाकर के जो है जो पेड़ों का जो ये टिम्बर से रिलेटेड जो व्यापार करने वाले लोग हैं, तो वो जरूरतें वहां, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा है, तो वहां से इंपोर्ट हमारा होता है, और इस तरीके की मार्केट ढूंढने के लिए इकट्ठा जो एक प्रयास किया है। और जो जब आप किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सारे देशों को इकट्ठा बैठा करके जब बात करते हैं, तो उससे क्या है कि रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, और जब 20 देश इकट्ठा एक टेबल पे बैठ करके कोई आश्वासन लेते हैं किसी मुख्यमंत्री से कि भाई हम जो है रास्ता भी देंगे आपको, क्योंकि एक सब तो कोस्टल के नहीं है, तो जो कोस्टल से इनर जो देश है, तो उनमें जाने के रास्ते की भी एक है समस्या होती होगी, तो वो सारे मुद्दों के ऊपर जो कॉरिडोर देने होता है व्यापार के लिए, वो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा जो है प्रयास किया। और मैं चाहता हूं, मतलब चाहूंगा कि सभी को इस बात का सराहना करनी चाहिए, और इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो हमने एक सपना देखा है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो हम 3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का हमने जो सपना देखा है, उसमें हरियाणा का जो हिस्सा हो, उस हिस्से को जो ना हमारा ज्यादा हिस्सा हमारा हो, उसके लिए एक रूपरेखा, एक प्लेटफॉर्म जो बनाने की बात है, वो मुख्यमंत्री जी इसमें कितना सीरियस है ये दिखाई दे रहा है उनके कार्यकलापों से, कि वो किस तरीके से गंभीरता से काम कर रहे हैं। और इसको मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरा मैं कहता हूं कि हमारा जो अब तक तो जो व्यापार ज्यादा जो कंपनियां एनसीआर में दिखाई देती थी, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, इस तरीके के क्षेत्रों में, लेकिन अब पूरा हरियाणा इसका लाभ लेगा, क्योंकि आज हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने आप में ऐसा हो गया है कि आप 3 घंटे में हरियाणा के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो सभी दुनिया की कंपनियां अट्रैक्ट हो रही है कि दिल्ली से नजदीक जो है उनको एक फायदा मिलेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे यहाँ आने वाली है, और उसके लिए एक अच्छा माहौल है, अच्छा जो है यहाँ पे सुरक्षा का माहौल है। तो वो इस तरीके से जो अट्रैक्शन बना है, उसको फायदा उठाने के लिए हमने जो यहाँ के रोजगार बनाने हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, यहाँ के बिजनेसमैन को दूसरे देशों में भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो एक माहौल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने लग रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और स्वागत योग्य है। ठीक है सर। सुमित गौड़ जी, क्या कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है? सर आप अनम्यूट कर लीजिए। सुमित जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके निवेश के जो फैसले हैं, पिछले 12 साल से फैसले ही फैसले हो रहे हैं, क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इनके निवेश के फैसले का हम सब कांग्रेसियंस हरियाणा हित में, फरीदाबाद हित में स्वागत करेंगे, लेकिन जमीन पे परिणाम कहां है? मैं अपने बीजेपी के साथी प्रवक्ता से एक बात बताना चाहता हूं, कितने एमओयू जमीन पर उतरे, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं को स्थायी नौकरियां मिली। सिर्फ बैठ के और फोटो सेशन बंद करने से विकास नहीं होता। इनको ये फोटो सेशन बंद करना चाहिए। हमें ये बताएं कितनी नई इंडस्ट्री लेके आए, मदर यूनिट लेके आए, मदर प्लांट लाए, कितने नए इंडस्ट्रियल सेंटर काटे। ऐसा कुछ भी, एक भी चीज हमें तो दिखाई देता नहीं। अगर इनको दिखाई देता है तो ये अभी बताएं। आज हरियाणा में, और खासतौर में बात करूं फरीदाबाद की, तो युवा सड़कों पर हैं, नौकरियों को लेके, परेशानियों को लेके, बिजली पानी की समस्याओं को लेके। तो किसी भी हालत में
इस सरकार ने धरातल पे कुछ भी नहीं किया। उल्टा विपक्ष को की भूमिका पर संदेह करने से पहले हमें ज्ञान देने से पहले इनको यह समझना चाहिए, विपक्ष लोकतंत्र का आईना होता है, दुश्मन नहीं। हमें दुश्मन ना माने, हमें बस ये माने अगर हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो फरीदाबाद और हरियाणा की और देश की जनता के लिए कर रहे हैं। आज किसान और मजदूरों की समस्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन चीजों से कुछ फायदा नहीं होता जिस चीज पे चल रहे हैं। इनको आत्म मंथन की जरूरत है बहुत जल्दी और तीव्रता से। और साथ ही आज के डिबेट के जैसे मैसेज आया, अभी फरीदाबाद के बारे में बात की गई, फरीदाबाद बैठक और असल विदेश पे भी मैं थोड़ा एक आईना रखना चाहूंगा सामने। नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने 20 देशों के राजपूतों से मिले हैं, अच्छा कदम है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और सराहनीय भी है। लेकिन प्रदेश में खासतौर से फरीदाबाद में पहले से जो बंद पड़ी इंडस्ट्री, बंद होती इंडस्ट्री, एमएसएमई की हालत किसी से छुपी नहीं है और बिजली पानी की समस्याओं का समाधान, आप हमारे साथ आज फरीदाबाद के किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चलिए, फरीदाबाद का सबसे पुराना औद्योगिक सेक्टर आता है सेक्टर 24-25 मुजेसर IMT। आप सड़कों का हालत देखिए, उसमें से ट्रक नहीं निकल सकते, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले तो जो निवेशक यहां पर आएंगे, जो निवेशक यहां पर देखने आएंगे जगह को, हालात को, फिजिबिलिटी को, आने जाने के रास्ते को, वो सड़कों के गड्ढे देखते ही भाग जाएंगे, सड़कों के जमा पानी को देखते ही भाग जाएंगे। तो जब उन्हें कोई फिजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी तो ये अगेन एक फिर से फोटो सेशन बन के रह जाएगा। तो हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता बड़े भाई हमारे कटारे जी भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आऊंगा राजकुमार जी कि विकास की रफ्तार को मीडिया में दिखाना और जमीनी हकीकत पे लाना एक बहुत ही फर्क, एक अलग चीज है। और आज पिछले 12 साल से अब ये कवर अप नहीं कर सकते, इनको ये भी समझ आना चाहिए। और ना ये हमारे पे आरोप लगा सकते हैं कि सत्ता में, क्योंकि अब 12 साल से केंद्र में, हरियाणा में, यूपी में और तकरीबन मोस्टली जगह यही है। तो अब पिछले 12 सालों से इन्होंने क्यों ऐसा कोई बड़ा स्टार्टअप हरियाणा या फरीदाबाद में नहीं ला पाए? ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपनी सरकार, इन्हीं की बीजेपी सरकार में ने केंद्र में भी रिसेंटली बजट पेश किया है, हरियाणा के लिए बिग जीरो, हरियाणा का जिक्र तक नहीं, हरियाणा को चवन्नी भी नहीं। तो मैं एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, ठीक है, नोट, हाँ, एक कांग्रेसी की हैसियत से भी और एक लेमैन की हैसियत से भी, एक व्यापारी की हैसियत से भी, आज इस देश में, प्रदेश में, फरीदाबाद में या तो बहुत रईस जी सकता है या बहुत गरीब मिडिलमैन, मिडिल इंडस्ट्री वाले तो इन्होंने साफ कर दिए हैं। और जो नया अभी ट्रम्प जी के साथ, जो इनके गुरु जी के महागुरु हैं, उनके साथ जो उन्होंने समझौता पैक्ट किया है, ठीक है, वो तो उद्योगों की और किसानों की कमर ही तोड़ देगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ओंकार सिंह जी, क्या विपक्ष का, खासतौर पर सुमित जी चूंकि अपना अभी पक्ष रख रहे थे, आप भी रखेंगे, ये कहना सही है कि पिछले 10 या 12 सालों में हरियाणा में विकास शून्य है? शून्य मतलब शून्य। और सुमित जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो ना यूपी में आ रहे हैं, ना देश में आ रहे हैं, ना हरियाणा में आ रहे हैं। तो उसके बाद जब बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है और फिर भी ये कहा जा रहा है कि विकास शून्य है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी हरियाणा को नहीं दिया जा रहा है, क्या ये कथन पूरी तरह से सत्य माना जा सकता है ओंकार जी? पराग जी, पिछले 12 वर्ष से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आज देश को बाद में देखेंगे, पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति देखिए। हरियाणा की अर्थव्यवस्था क्या कह रही है? कर्ज में डूबे पड़े हम। कहां 67,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में और 2005 में 3,000 करोड़ सरप्लस था जब हमारी सरकार गई, और आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध नंबर 1 है, नशा धड़ल्ले से बिक रहा है,
उद्योगीकरण है ही नहीं। अब तक मेरे को नहीं नजर आता अब तक कोई इन्होंने उद्योगीकरण के लिए कोई विशेष पैकेज लिया हो। आज देश में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, और 3 बार बन ली। क्या बजट में हमें आर्थिक पैकेज नहीं मिलना चाहिए था? क्या हमारे जो हजारों उद्योग बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, सोलन, हिमाचल के अन्य शहरों में चले गए, उनको वापस लाने के लिए क्या विशेष पैकेज की जरूरत नहीं थी? हाँ, 20 राजदूतों के साथ एक मीटिंग की गई अफ्रीका महाद्वीप के, अच्छी बात है, लेकिन इस मीटिंग का रिजल्ट क्या है? सिर्फ मीटिंग करना और फोटोएं खिंचवाना, अखबार में आ जाना और जनता का ध्यान भटकाना, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो हम उस दिन मानेंगे जिस दिन 20 देशों के राजदूत ये कहेंगे कि हमारे देश के उद्योगपति फला जगह पे आके अपने उद्योग स्थापित करेंगे, या हरियाणा का उद्योगपति फला देश में जाके अपने उद्योग स्थापित करेगा। आज हमें जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और देशी निवेश की, लेकिन कहां है? हजारों लाखों करोड़ के बजट पेश किए जाते हैं, हरियाणा के नाम पर 5 पैसे नहीं रखे जाते। क्यों? यूपी में अगले वर्ष चुनाव है, उसके लिए तो विशेष आर्थिक पैकेज भी मिल गया, एग्रीकल्चर जोन भी मिल गया, IIM भी मिल गया, IIT भी मिल गई। भाई हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है? हरियाणा में तो 3 बार में तुम्हारे को सहयोग किया है, संसद में भी आपको रिकॉर्ड मत दिए, तो हरियाणा वालों का क्या कसूर है? मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में जाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। अरे भाई हरियाणा वालों का क्या दोष है? गलती कर दी हमने क्या? हरियाणा को बना दीजिए नंबर 1, आपके हाथ में है। आप 7 वाले प्रदेश को बनाने जा रहे हो नंबर 1, हरियाणा को पहले बना लो, उसको बाद में बना लेना। हम भी कुछ दिन खुश हो लेंगे कि हरियाणा नंबर 1 बना। अभी पंजाब में तो समय है, 1 साल से ऊपर का समय है, कम से कम 1 वर्ष हमारे हरियाणा वालों को भी गर्व से दिखा दो। क्या मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 नहीं बन सकता? क्या हरियाणा में उद्योग नहीं लग सकते? क्या रोजगार हरियाणा को नहीं मिल सकता? मेरे को लगता नहीं मिल सकता। यहां तो HPHC का चेयरमैन भी बिहार से आया हुआ है। बाकी तो बातें ही छोड़ दो, 3 करोड़ की जनसंख्या में एक व्यक्ति इनको HPHC का चेयरमैन नहीं मिला, बिहार का चेयरमैन लाके लगा दिया, और इसका रिजल्ट क्या है? 2% रिजल्ट आता है, 2%। 5000 युवा पेपर देते हैं, 5100 युवा, उसमें से 1711 पोस्टें और मात्र 39 लोग, 2.29% ओनली वो पास होते हैं। उसमें से भी हरियाणा के कितने हैं और बाहर के कितने ये नहीं मालूम। जब भी कोई भर्ती होती है, चपरासी और क्लर्क ये जरूर हरियाणा के कुछ लगा देते हैं, और A क्लास और B क्लास जो भर्तियां हैं ये गुजरात, बिहार, यूपी, MP यहां के लोगों को लगाते हैं। मैं मानता हूं प्रतिभा का योगदान होता है, प्रतिभा को प्राथमिकता भी जरूरी है, लेकिन क्या हरियाणा में प्रतिभावान बच्चे नहीं है? क्या हरियाणा के हम सब फिसड्डी लोग हैं? हम फेलियर हैं, हमारे बच्चे फेलियर हैं? अरे बहुत अफसोस की बात है, हरियाणा में रह के हरियाणा के बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम कहते हैं आप सफल हो, 20 देशों के राजदूत क्या 185 देशों के राजदूत आए आपके पास, लेकिन सिर्फ राजदूत के साथ फोटो खिंचवाने से, जनता का ध्यान भटकाने से विकास नहीं होगा हरियाणा का। हरियाणा का विकास उस दिन होगा जिस दिन हरियाणा के लिए आप विदेशी निवेश लेके आओगे, हरियाणा के उद्योग हरियाणा में वापस लेके आओगे। जो छोटे छोटे उद्योग, हजारों उद्योग चले गए, क्यों चले गए ये बताना चाहता हूं, बस मैं इसके बाद खत्म करूंगा। हरियाणा के हजारों उद्योग आ रहा हूं सर, आ रहा हूं राजकुमार जी, आ रहा हूं। क्योंकि बिजली 1.5 रुपए यूनिट, हिमाचल में बिजली 1.5 रुपए यूनिट। दूसरा, हिमाचल में 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ, 10 साल के लिए उसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट था माफ। क्यों हरियाणा में नहीं हो सकता? वह राजस्व ड्यूटी, रजिस्ट्री एक्सपेंसेस मिनिमम, क्या हरियाणा में नहीं हो सकता? आज हरियाणा में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की गई है, खाना काश्त की रजिस्ट्री नहीं है। लाखों लोग सड़कों पर है, लाखों लोग, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। आज हरियाणा में
मुख्तियारनामा आम बंद है, लोग हिमाचल में जाके मुख्तियारनामा आम कराते हैं, ठीक है और सर। हरियाणा में आके रजिस्ट्री कराते हैं। हाँ। ये शर्म की बात है इस सरकार के ठीक लिए। है, क्यों ठीक नहीं है। हरियाणा विषय पे तो जवाब है नहीं। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक मुख्तियारनामा आम है, खोला ठीक है, जाता आप जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी देखिए, सीधा सा सवाल ये है आपके विपक्षी साथियों का कि एमओयू तो बहुत होते हैं, बैठकें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें कितने प्रतिशत निवेश जमीन पर उतर पाता है? एफडीआई को लेकर खासतौर पर हम बात करें, कुछ तथ्यों के साथ मैं चाह रहा हूं चर्चा हम करें। राजकुमार जी। जी गुप्ता जी, मैंने बड़ी गंभीरता से कांग्रेस के साथी की भी और ओमकार जी की भी बात को सुना, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब करना किसी को मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन विषय से विषयांतर जो होते हैं तो वो ठीक नहीं है बात। क्योंकि विषय पे कभी बेरोजगारी पे चर्चा हो तो बेरोजगारी पे ही करें, और कभी कोई दूसरी बात पे चर्चा हो तो, लेकिन एक टीवी डिबेट में आप ये इधर उधर की सारी बातों को राजकुमार जी, कुछ चीजें अंतर संबंधित होती हैं। सुनिए, ठीक है, आप चलिए आप इस सुन लेते बारे हैं, में चलिए सुन लेते हैं कुछ चीजें ओंकार जी। अंतर संबंधित होती हैं, ठीक है। जिनका आपस में संबंध चलिए, होता ठीक है सर, सुन उन लेते हैं, चीजों का जवाब जवाब ले लेते हैं। जरूरी होता। मैं अब फिर उसी बात का जवाब दूंगा कि गंभीरता से सुनिए, आप बीच में ना बोलिएगा। ये बेरोजगारी की बात कांग्रेस के साथी ने भी की, इन्होंने भी की। बेरोजगारी दरअसल अगर किसी को हुई है तो इनकी हुई है बेरोजगारी, जो कांग्रेस के और इनेलो के जो साथी हैं, इनको जनता ने बेरोजगार कर दिया। बाकी बेरोजगारी अरे भाई, हम बेरोजगार नहीं हुए, हमारा काम अब ओंकार जी और सुमित जी प्लीज सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। हरियाणा में सर, जवाब ले लेते हैं। देखा है आपने, हम जनता की सेवा और कर रहे देश में हैं। जो पहले 80 लाख करोड़ का कर्ज था वो आज हम आपने जनता की सेवा कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ बेरोजगार का नहीं कर दिया। है, अपने देखा रोजगार लगा के आपने? बैठे क्या हैं। बात करते हैं आप? तुम्हारा रोजगार आराम से हमारा बात नहीं है। कीजिए। ये हरियाणा आप देखा बताओ, ठीक है सुमित जी और ओंकार जी, देखिए ऐसे सभी तीनों लोग बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा ना सर। देखिए तीनों लोग बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज सुमित जी और ओंकार जी, आप लोग रुकिए, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं सर। सिर्फ बात, एक मिनट सर, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए, प्लीज प्लीज सभी लोग रुक जाइए। मैं एक मिनट राजकुमार जी, सुमित जी, मैं निवेदन कर रहा हूं सर, मैं तीनों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, सभी लोग रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए, प्लीज सभी लोग रुक जाइए। मैं निवेदन तीनों से कर रहा हूं। देखिए हम एक एक करके बात रखें, तीन ही लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, समय इसलिए मैं भरपूर सबको दे भी रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि तथ्यों पर बात करें। राजकुमार जी को आप दोनों के सवालों का जवाब देने दीजिए, और अगर वो तथ्यों को रखेंगे तो आप भी अपने तथ्यों को रखिएगा। आंकड़ों पर बात करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो प्लीज राजकुमार जी को बोलने दें, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। प्लीज ओंकार जी सुनिए, अभी जो पैकेज की लेकिन बात सुनिए है, राजकुमार जी, आप मुद्दे पे बात कीजिए। बेरोजगार आप हो सकते हैं, ओंकार जी, हम बेरोजगार नहीं है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, अपना रोजगार ले रहे हैं। आप अगर बीच ओंकार जी देखिए ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना सर। नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओंकार जी सुमित जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। देखिए मैं नहीं, एक मिनट, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों की ऑडियो मुझे डाउन करवानी पड़े, ऐसे अच्छा नहीं लगता है सर। प्लीज सुन लीजिए एक एक करके। देखिए अपनी पार्टी को की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सुमित जी क्या चाह रहे हैं सर, ऐसे ही चर्चा खराब करनी है? सुमित जी क्या चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, राजकुमार जी आप भी रुकिए, राजकुमार जी आप भी रुकिए। सुमित जी क्या चाह रहे हैं आप? सुमित जी क्या चाह रहे हैं सर, क्या चाह रहे हैं सर? एक घंटा ऐसे निकल जाए? जो बोले सच बोले। अरे सर ऐसे रुक जाइए ना, आपने जो बोला वो बीच में नहीं बोले ना, तो आप सुन लीजिए आप पूरा। जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, फिर काउंटर करिएगा उनको, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज सुमित जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, सिर्फ मैं सर ये कह रहा हूं, एक मिनट राजकुमार जी आप भी रुकिए, मैं सर ये कह रहा हूं सिर्फ 3 लोग चर्चा में आप लोग, और इसलिए मैं भरपूर समय भी दे रहा हूं, फिर भी आप लोग बीच में टोका टाकी कर रहे हैं, तो कैसे चर्चा हो पाएगी? क्या ऐसे ही चर्चा हो पाएगी? ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं तीनों लोगों से। देखिए ओंकार जी भी आप सुन रहे हैं ना, सुमित जी आप भी सुन लीजिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं सर, प्लीज मौका जोड़ देना हमें अपनी बात कहना। आप, मैं इसीलिए सर भरपूर टाइम भी दे रहा हूं सबको, क्योंकि 3 ही लोग हैं आप, तो थोड़ा सा सुन ले उनकी बात भी, वो जवाब दे दें। जब मैं भी चाह रहा हूं कि तथ्यों पर बातचीत हो, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप राजकुमार जी बोलिए, फिर मैं सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने जब इंट्रोडक्शन दिया अपने वक्तव्य में, जब डिबेट का शुरुआत, तो आपने भाषण सुनवाया जो है हमारे विपक्ष के नेता हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। सुबह से शाम तक बाबू बेटा पूरे हरियाणा में झूठ के अलावा कोई प्रचार नहीं था, तथ्यों के आधार पर कोई बोलना ही नहीं चाहता। इन्होंने जो है ना
सारा का सारा झूठ परोसने का काम जनता पे करते हैं। अभी बेरोजगारी की बात करी है इन्होंने, पैकेज की बात की। पैकेज सिर्फ और सिर्फ इनके छिने हैं, क्योंकि ये जो है भ्रष्टाचार को अपना पैकेज मान चुके थे। आज जनता ने इनको घर बिठा दिया, इसलिए जो ये पैकेज इनको याद अरे आ भाई, रहे। केंद्र सरकार से पैकेज की बात कर रहे हैं, हम मुद्दे पे अब आइए। आइए। हम कह रहे हैं ठीक है केंद्र सरकार राजकुमार जी, पैकेज दे हमारे राजकुमार जी पैकेज आप हमारे भी केंद्र एक सरकार मिनट दे एक मिनट ओंकार जी, एक हमारे एक मिनट ओंकार जी, एक मिनट रुकिए राजकुमार जी। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि फैक्ट्स पर हम बात करें। आप उनकी बेरोजगारी को या फिर उनके विपक्ष में रहने को छोड़िए, आप आंकड़ा पेश करिए, सीधा जवाब देंगे वो। आप आंकड़ा पेश करिए सर, आंकड़े पर अभी बात करें। आपने इन्होंने कहा कि कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अभी मैं सुमित जी को कह रहा हूं कि 2012 में मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आ रही है 2012 में मारुति के अंदर आगजनी हुई, यहां से मारुति पलायन करके गुजरात से। हम लोगों ने बातचीत की, बातचीत के बाद दोबारा से उन लोगों को राजी किया और आज खरखोदा में 900 एकड़ में खरखोदा के अंदर जो है मारुति का प्लांट है। 3 बिलियन का जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और आप लोग इस बात को समझते नहीं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मारुति कंपनी का है। आज हरियाणा के अंदर सोहना में लिथियम बैटरी का जो प्लांट लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही प्लांट है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है जापानीज कंपनी का, और वो हरियाणा में के अंदर लग रहा है। और अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लांट है जिससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते। हम ये कह रहे हैं, जो मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में किया, कि 2047 के अंदर जब हमने जो है विकसित राष्ट्र को बनाना है तो हमने सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और आज मुख्यमंत्री जी उसी काम को कर रहे हैं, उस बात की शुरुआत कर रहे हैं जो सालों सालों तक कांग्रेस ने नहीं किया। हम जो है स्टेट के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी, मतलब स्टेट हमारा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद हम जो है 20 देशों के राजदूतों को बैठा करके सूरजकुंड में बात कर रहे हैं और को अपनी समस्याएं उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या समस्याएं लगती है, और हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमने अपनी सरकार में जो है सारे चीजों को देखा है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, हमने नियमों का सरलीकरण किया है, जिससे कि जो है इसमें पीछे हमारी सरकार ने किया था कि हरियाणा सरकार में विनियम मुक्ति अभियान के तहत 9 प्रमुख सुधार किए थे, जिससे व्यापार करना, विदेशी लोगों को व्यापार करना आसान होगा। सिंगल विंडो सिस्टम, और कोई भी व्यापारी आता था बाहर से, जो बड़ी कंपनी आती थी, उनको जो है सालों साल कागजों पे कंपनियां लगने में बड़ी दिक्कत होती थी। हमने उस सिस्टम को सिंगल विंडो कर दिया है, जिसकी सेवाओं से जो है लगातार हमारा, हमने जो है अभी इस तरीके के औद्योगिक सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारा का सारा एक ही कैंपस के अंदर हो, ताकि एक जोन के अंदर सारी सुविधाएं हो, मल्टीपल यूज जो है डेवलपमेंट हमारा हो, ताकि हम जो है उनको अच्छी सेवाएं देंगे तो हमारा जो इन्वेस्टर जो है वो सेफ महसूस करेगा। वो हमने किया है। जीआई जो है ना, जीआई टैग आधारित जो हमारा जो लैंड बैंक है वो हमने एक स्थापित किया है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर हमारे पास आए तो हम उनको दिखा करके कह सकते हैं कि भाई औद्योगिक प्लांट जो है आपके किस तरीके से आवंटन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। डेटा बैंक है हमारे पास, तो हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। और जो है जो हमारे व्यापार के लिए जो छूट चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, वो हम जो है सब्सिडी भी दे रहे हैं उनको। इसी से एक माहौल बनाया और उनमें जो है एक विश्वास जता हुआ है विदेशी कंपनियों ने। तो लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हरियाणा के अंदर बड़ा पीछे। मुख्यमंत्री जी जापान गए थे, जापान से जो है 3 या 4 दिन की उनकी यात्रा थी, उसमें पूरा जो है इन्होंने उनके साथ 1-to-1 बात करके तो हमारा जो विजन है उसको समझने की कोशिश की। लेकिन ये लोग एक डिबेट के ऊपर जो सारी चीजों को लेकर के आकर के कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और फिर दूसरा जवाब देने का सरकार की तरफ से जब जवाब आता है, सरकार के नाते हम जो जवाब दे रहे हैं, तो वो बीच में इंटरप्ट करते हैं और वो टीवी चैनल पे बोल करके दिखाते हैं। अब ये ओंकार जी जो है ना अपनी ईगो पे लेके जाएंगे। अब आप देखिए कि एक जिले में सीमित पार्टी जो है हमारे को सिखा रही है, ये राष्ट्रीय हमारा जो है वो है पार्टी का, ठीक है, और हम उस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हम आपने कहा, आपने 1 मिनट जी, आपने कहा हरियाणा जो है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब के को 1 नंबर बनाने का। देखिए, पंजाब हमारा जो है मूल है,
हमारी जड़ें वहां पे हैं, हमारा खून का रिश्ता है उन लोगों से। हम जो है पंजाब को उस नजरिए से एक टेरिटरी बंटने से जो है उनसे हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता। पंजाब भी एक नंबर पे हो, हरियाणा भी एक नंबर पे हो, और एक गहरा करके हम जो है योजनाएं बढ़ाएं तो कितना विकास होगा, इन चीजों को हमने देखना पड़ेगा। आप लोग जो है एक लाइन खींच करके पंजाब और हरियाणा क्या सीमाएं बटने से हमारे जो है दिल बट गए क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विजन नहीं है, हमारे पार्टी का ये कैरेक्टर नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब दोनों का किसान खुशहाल हो, दोनों के युवाओं को रोजगार मिले, दोनों में अमन चैन हो, दोनों साथ में तरक्की करें और एक गहरा बढ़ करके जो है हिंदुस्तान में एक नया आयाम पेश करें। ये हमारी सोच है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत हो गई? हरियाणा, अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री पंजाब में जो है उसको भी एक नंबर बनाने की बात करता तो कोई गलत बात नहीं। ठीक है सुमित गौड़ तो जी, पहले हरियाणा को तो बना दो। ठीक है सर, ओंकार जी आऊंगा, सुमित जी से उनका पक्ष जान लेता हूँ एक बार। सुमित जी आप बोलिए सर, अब रखिए अपनी बात। वो चश्मा नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, अब सुमित जी को सुन पहले लेते हैं। हरियाणा को तो बना दो, तुम्हारे पास है तुम बना दो। ठीक है। तुम्हारे पास है, चश्मा लगा रखा है, मैंने तो लगा नहीं रखा। ठीक है, तुम बना दो हरियाणा को नंबर 1। ठीक है। देखिए सुमित जी, अभी आपने बोला मैं बीच में नहीं बोलूं, तो मैं बीच में नहीं बोला बिल्कुल भी, लेकिन मेरे किसी भी सवाल का जवाब मेरे बड़े भाई साथी प्रवक्ता कटारिया जी ने नहीं दिया। मैंने कहा निवेश पे स्वागत है, लेकिन ये बता दें अब तक कितने एमओयू जमीन पे उतरे, मैंने पूछा कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने युवाओं को स्थायी नौकरियां मिली, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। और कितने फोटो, और मैंने ये भी कहा कि फोटो सेशन जितने इन्होंने एमओयू गिनाए उससे ज्यादा उनके फोटो सेशन हो चुके हैं लोगों के। मैंने ये भी कहा फरीदाबाद की इंडस्ट्री का बुरा हाल है, एमएसएमई वाले रो रहे हैं, उद्योगपति रो रहे हैं। यहां की निवेश कराना है तो पहले यहां की जो व्यवस्था है, सड़क, गड्ढे, पानी, बिजली, वो सुधारना पड़ेगा। उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने झूठे आंकड़े जुमलों जो इनको मिले वही इन्होंने रटे रटाए पढ़ के रख दिए। आज फरीदाबाद के जो पुराने जो सेक्टर है, इस पूरे हरियाणा में नहीं देश में फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। आज फरीदाबाद की कहीं गिनती नहीं। हरियाणा का सबसे ज्यादा राजस्व आज भी क्या फरीदाबाद से जाता है, लेकिन सड़कों में से ट्रक नहीं निकल सकते। तो निवेशक जो आएगा ना बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में, वो सड़कों का हालत देख के भाग जाएगा। पिछले 12, एक मेरा सवाल ये था, तीसरी बार से सरकार इनकी 12 साल हो गए, केंद्र में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, आजू बाजू में भी, ये गिनाए एक भी फरीदाबाद में या हरियाणा में एक भी मदर प्लांट, मदर यूनिट कोई आई? जबकि इन्होंने फिर आए बेरोजगारी के ऊपर। मैंने एक सवाल ये किया, अकेले हरियाणा में 25,000 तो पुलिस की भर्तियां खाली हैं, जिनमें से मात्र 5500 इन्होंने अभी अप्लाई करवाई है, फिर से शुरू करी है। बेरोजगारी की दर 3 गुना बढ़ चुकी है पिछले 12 साल में। महंगाई डबल हो चुकी है, पेट्रोल गैस सब 100 के पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार। किस तरीके से कहते हैं कि इन्होंने 12 साल में एक भी फैसला अच्छा किया है? ये सिर्फ तबादलों की सरकार बन के रह गई है, हर रोज नई तबादला सूची आती है। ये सिस्टम में दुरुपयोग करके ब्लैकमेलिंग वाली सरकार बन के रह गई है। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। आज हमारा जो फरीदाबाद की बात तो मैं सबसे पहले करूंगा, देश की बात तो करूंगा, लेकिन जब फरीदाबाद की बात पहले करूंगा, अकेले फरीदाबाद में 1103 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 1103 माइंडेड एमएसएमई वाले रो रहे हैं। अगर ये फरीदाबाद में एक भी एमएसएमई वाले को लेके खिलवा दें कि जी आप खुश हो, सुखी हो, बता दें मैं, और कई और जाना चाहते हैं पॉलिसीज के मारे। यहां की पॉलिसी, इनकी पॉलिसीज, इनके रूल्स केवल और केवल ट्रंप के लिए लचीले हैं। ये बिल्कुल झुक जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं 56 इंच के सीने वाले ये सभी बीजेपी के नेता। इनके वहां पूरे विदेशों को, अमेरिका को तो छूट है कि 0% में सामान जाएगा, और यहां से जो हम पहले 18% लेते थे, हम उस पर 3% लेंगे। चाहे हमारे यहां का किसान मर जाए, चाहे हमारे यहां का उद्योगपति मर जाए, लेकिन बाबा ट्रंप खुश रहे। आज इस देश में राहुल गांधी जी ने जो भी कुछ बोला, गंभीर परिणाम बताए, सारे सच साबित हुए। ठीक है, आज चलिए आप मुझे, अब विदेशी चर्चा में नहीं कर रही हैं, हरियाणा पर ही हम रहते हैं। इस पर चूंकि आप जाएंगे फिर राजकुमार जी बोलेंगे, चर्चा दूसरी तरफ जाएगी। ओंकार जी, सवाल विपक्ष लगातार निवेश को लेकर उठा रहा है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की, लेकिन राजकुमार जी ने कहा कि हमने और सहूलियत वाला काम किया, हमने पारदर्शी चीज़ों को बनाया है। लेकिन
कमियां कहां पर आखिर हैं, इसको लेकर विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे आप लोग निभा पा रहे हैं? जनता तक क्या ये बातें नहीं पहुंच रही हैं या सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि बार बार अगर बीजेपी सरकार में आ रही है तो हमेशा क्या ये दोष देना सही है कि सिस्टम की या मशीनरी की कुछ ना कुछ लचीलापन है, हीला हवाली है या फिर कुछ कमियां हैं? हर बार इस तरह का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने एक आध बार इस तरीके के बयान दिए हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और तमाम चीज़ें भी मायने रखती हैं। अब फिर से मैं वही सवाल करूंगा सर, क्योंकि कई सारी जो उद्योग या इंडस्ट्री से जुड़ी बातें हैं वो राजकुमार जी ने बताई और कहा कि कैसे हम लोग धीरे धीरे करके स्थापित इन चीज़ों को हमने इन 12 सालों में किया। क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? सुझाव भी हो सकते हैं सर विपक्ष के, क्या है? पराग जी, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ठीक है, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है। 2019 में सत्ता में कैसे आई? जेजेपी नाम की पार्टी अगर इनको समर्थन ना देती, 40 विधायक थे इनके, सत्ता से आउट थे, और 2024 में कांग्रेस का टिकट वितरण, क्योंकि हमारी कोई लहर है नहीं थी, कांग्रेस की बहुत भारी लहर थी, कांग्रेस का टिकट वितरण ठीक होता, आपसी गुटबाजी ना होती, एक एक सीट पर 4-4 कांग्रेस वाले ना खड़े होते, एक बीजेपी आज नजर भी ना आती। एक मिनट, कांग्रेस की ओंकार जी, ये कमियां तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना सर। एक मिनट, ये कमियां तो विपक्ष को भी स्वीकार कि मौका कैसे मिल गया बीजेपी को? बात पूरी करने मौका कैसे मिल गया? जी देखिए, जब हम बोलते हैं आप बीच में हमें डिस्टर्ब ऐसा नहीं है सर, आप बोलिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बीजेपी वाला बोलता है आप उसको बीच में ऐसा नहीं है ओंकार जी, आप इसको पर्सनल मत लीजिए सर, आप पर्सनल मत लीजिए प्लीज। चलिए पराग जी सुनिए, आप प्रबुद्ध लोग हैं। इन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि हमने सिस्टम का सरलीकरण किया। बता तो दो, क्या सिंगल विंडो लगाई आपने? क्या सरलीकरण किया? प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था सरलीकरण है? आज जाके देखिए किसी नगर निकाय विभाग में करप्शन के अड्डे बन चुके हैं। 25,000 से 50,000 रुपए नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने, स्प्लिट करने या उसको ठीक करने के लग रहे हैं। यह आपकी नई व्यवस्था है, यह सिंगल विंडो है। और दूसरा, आपने कहा हमने सरलीकरण किया। आप ये तो बता दो सीएलयू कैसे मिलता है? ये तो देख लो कैसे मिल रहा है सीएलयू, बिना करप्शन के मिल रहा है सीएलयू कहीं पे? बड़े अफसोस की बात है। अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना है तो आपको सरलीकरण करना पड़ेगा। और उससे पहले तो मैं तो ये कह रहा हूं, जो हमारे भाई, जो हरियाणा के भाई, हरियाणा से दुखी होकर, आपकी नीतियों से परेशान होकर, आपके झंझटों से दुख पाकर हरियाणा से बाहर चले गए, उन्हें तो ले आओ। मैं मानता हूं सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन जो हमारे हजारों उद्योगपति, मैं आपको बता सकता हूं कहां उद्योग सेट है। और मेरे भाई राजकुमार कटारिया जी तो प्रबुद्ध हैं, इनको कहने की क्या जरूरत है? इनको नहीं पता कालाम, बद्दी, नालागढ़, सोलन और हिमाचल के दूसरे शहरों में, यूपी के शहर में, और बताइए वो हमारे उद्योगपति क्यों गए हुए हैं? इनको सब मालूम है। क्यों नहीं ला सकते उनको? अरे भाई, बाहर के राजदूतों से भी करो, उनको बोलो कि बाहर की इन्वेस्टमेंट ले आए, लेकिन कम से कम जो हरियाणा के निवासी अपने उद्योग बाहर ले जाकर जा चुके हैं, उनको वापस तो ले आओ। लेकिन ये कहते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अच्छी बात है, बड़ा भाई है, हम छोटे हैं, आप उसको भी बनाइए नंबर 1, लेकिन हरियाणा को क्या गुड़ लगा हुआ है? हरियाणा को क्या चिमड़ा हुआ है? हरियाणा को क्यों नहीं बनाते नंबर 1? तीसरी बार तुम्हारी सरकार बन चुकी है, कब बनाओगे? कभी बिहार को नंबर 1 बना देते हो, कभी महाराष्ट्र को बना देते हो, कभी गुजरात को बना देते हो। अरे एक बार अपनी जुबान में से, एक बार काली जुबान में से क्या कहीं देख लो, हरियाणा नंबर 1। एक बार तो कह लो कि हम हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, वो नहीं कहना। क्यों? हरियाणा वालों ने वोट नहीं दिए तुम्हारे को, हरियाणा वालों ने तुम्हारे एमएलए नहीं जिताए। बड़े अफसोस की बात है पराग जी, सच्ची बातें कड़वी होती हैं। ये ठीक है पंजाब को बनाओ, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमारे को विशेष आर्थिक पैकेज दिला दो। तुम्हारी केंद्र में सरकार है, मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध है, आप हरियाणा के लिए ऐसा पैकेज ले आओ ताकि हमारे बच्चे नशे की चपेट से बाहर निकलकर उद्योगीकरण की तरफ जाएं। हम नौकरी मांगने वाले ना रहे, हम नौकरी देने वाले बने, हम अपने बच्चों को रोजगार दे सके। मुस्कुराने से बात नहीं बनेगी कटारिया जी, जनता आज हिसाब मान रही है। और आज जिस तरह से सरकार आपकी बैक फुट पर है, देखिए 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था 1 नवंबर से 200 रुपए बढ़कर पेंशन मिलेगी। अभी तक कोई आदेश नहीं था। 11 तारीख को, 11 फरवरी को नोटिफिकेशन मेरे पास है,
11 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ। क्यों? क्योंकि पता था 20 तारीख को इनेलो प्रदर्शन करने आ रही है। ठीक है। तभी तो बुजुर्गों की पेंशन रिलीज करी, नहीं तो आप रिलीज करने वाले थे। आप तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हो, मुर्दे के ऊपर से कफन ठीक भी है। उधेड़ लो, ऐसी व्यवस्था कर रहे हो। ठीक है। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था होने नहीं देंगे। ठीक है। हम बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटने देंगे। ठीक है सर। और जहां पर भी मैं मानता हूं हमारे, एक मिनट, मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक हैं, जहां पर भी हरियाणा वासियों के हितों की बात आएगी, इंडियन नेशनल लोकदल आपको सड़कों पर नजर आएगी। ठीक है सर। राजकुमार जी संक्षेप में रखिएगा दोनों की बातों का इनसे ये जवाब, क्योंकि पूछिए, समय बहुत कम है। बहुत इन्होंने संक्षेप में। जमीन पे क्या किया, इन्होंने धरातल पे क्या किया, और मेरे सवालों का जवाब जरूर दे। ठीक है, राजकुमार जी, आपसे ठीक है रिक्वेस्ट सुमित है बड़े भाई, ठीक है, सच्चाई तो ठीक है। राजकुमार जी बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, बहुत कम समय है आप। ये एक ही उदाहरण से मैं बता दूंगा, नहीं तो क्योंकि आपकी डिबेट का टाइम की लिमिट है उसका। जापान की टीडी के एक सिस्टम है, उसकी वो उनको जो ऑथराइज करते हैं विदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 1500 कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। उसमें से 500 कंपनी हरियाणा के अंदर है, यानी कि देश का 33% से ज्यादा, 30-32% जो है कंपनियां अकेले हरियाणा में है। हरियाणा टॉप है। लेकिन एक प्रमुख सवाल ये है उनका कि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? बीच में ना बोलिए प्लीज। मैं जो बात कर, ये उस बात का जवाब है कि हरियाणा से बाहर चले गए। हरियाणा टॉप है इस मामले में। ये उदाहरण है, 5000 लोग जो है जापानीज लोग हरियाणा में रहते हैं। हाँ। अपने काम के सिलसिले में। इसमें ठीक है। बात रही पॉलिसी की, बात करी सुमित जी ने कि क्या पॉलिसी बनाई। दिखते महसूस हुई इंडस्ट्रीज की कि वो एक्सपेंशन करना चाहते थे, जो क्योंकि आज एनसीआर के अंदर इतनी ज्यादा महंगी जमीन होगी। अभी अभी पिछले हफ्ते सरकार ने इस बात पे फैसला लिया कि फैक्ट्रियों को हाई राइज बिल्डिंग की तरह बना सकते हैं हम, और उनका इवन सेटबैक जो छोड़ना पड़ता था जमीन का, वो भी हमने खत्म करके ठीक है। वॉल टू वॉल आप बना सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड ये हमने करके दिया एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियों को। हम लोग जब भी कोई नीचे से फीडबैक आता है कि इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत आ रही है, हम तुरंत फैसला लेते हैं। ठीक है सर, कि इनको ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए, और हम इसी उम्मीद वजह भी से आगे के लिए करेंगे सर। और ये जो मीटिंग हुई है, चूंकि समय का, तरक्की कर रहा ठीक है सर, ठीक है, जमीन पे जाकर के जनता की ठीक है, समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है। हम उम्मीद यही करेंगे, और विपक्ष के आपके साथ भी उम्मीद यही कर रहे हैं राजकुमार जी, कि ये सिर्फ बातचीत या मंथन, चिंतन और बैठक तक सीमित ना रहे, धरातल पर भी उतरे। बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा आप सर। वक्त नहीं है, सुमित जी माफ करिएगा। सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी आपका शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।